बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान खान आपका वेलकम करता हूं इल्म अचीवर के पीवाईक्यू सीरीज में। आज हम लोग केमिस्ट्री का 10th क्लास का एक चैप्टर डील करने वाले हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे भी दो पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल इज। पहला ऑप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है जिंक एंड लीड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर एंड गोल्ड, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। देखिए, केरोसिन ऑयल में आप उस एलिमेंट को रखना पसंद करेंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन, रिएक्टिव टुवर्ड वाटर। तो अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखें मेटल की, तो उसमें सबसे रिएक्टिव है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, फिर है एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन वगैरह आते हैं। चलिए खैर, यहां पर मोस्टली रिएक्टिव एलिमेंट्स में शुमार होगा पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम एंड सोडियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, यही दोनों हाईली रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ऑक्सीजन से बचाकर, वरना कंबसन रिएक्शन होगा और अच्छी खासी हीट निकलेगी जिसमें ये बॉन्ड हो जाएंगे। तो इन मेटलों को अगर प्रोटेक्ट करना है तो केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ऐसा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, द मेटल दैट possess most ductility and most malleability is। मोस्ट डक्टाइल और मोस्ट मेलाइबल एलिमेंट अगर कोई है तो वो गोल्ड है। ये गोल्ड है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एज वेल एज मेलाइबल सब्सटेंस। गोल्ड के बारे में कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से आप लगभग ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं, और वायर बनाने की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इसमें गोल्ड ऑप्शन में दिया हुआ था, लिहाजा गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलाइबल। बाकी ऑप्शन सिल्वर, कॉपर, लेड, ये तो गोल्ड के बाद ही होते हैं, गोल्ड सबसे ज्यादा। और इसी गोल्ड का इस्तेमाल किया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने में। थीन इससे बहुत, मतलब इसकी डक्टिलिटी और मेलाइबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आप देखें 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लेंथ का वायर बना सकते हैं। तो काफी ज्यादा डक्टाइल नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट मेटलोइड। देखो पहले इसको समझते हैं, और समझते ये हैं कि मेटलोइड या सेमी मेटल, मेटलोइड जिसको आप सेमी मेटल भी कहते हैं, वो टोटल कितने हैं। तो पीरियोडिक टेबल में 7 मेटलोइड्स हैं, और वो 7 मेटलोइड्स हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरिनियम एंड पोलेनियम। पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये 7 एलिमेंट्स ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको हम मेटलॉइड या सेमी मेटल कहेंगे। सेमी मेटल कहेंगे। अच्छा, इसके लिए एक ट्रिक है जो याद रखें आप, कोड पर इनको मिलाकर कहें बासी। बासी जो पुराना होता है उसको बासी कहते हैं। जैसे रात की रोटी सुबह में अगर खाएं दूसरे दिन तो उसको बासी कहते हैं। तो ये हो गया बासी, और इसको कहिए गीट। बासी गीट, इसको आंटी कहिए, इसको सब इनको मिलाकर कहिए टीपो। यानी आंटी से कहा जा रहा है कि बासी गीत यानी पुराना गीत टीप लीजिए,
और पूरा का पूरा टीपना है, सब बासी गीत आंटी सब टीपो, टीपो का मतलब छाप लेना, नकल कर लेना। तो इस कोड पर आप सातों मेटलॉइड आराम से पढ़ सकते हैं। बा बोले तो बोरॉन, सी बोले तो सिलिकॉन, गीत बोले तो जर्मेनियम, आंटी बोले आर्सेनिक, सब बोले तो एंटीमनी, टीपो टेलोडिनियम और पोलिनियम, इन दोनों को हम लोग टीपो कहेंगे। अब देखते हैं ऑप्शन, कह रहा है नॉट मेटलॉइड। अच्छा, मेटलॉइड नहीं होने चाहिए, मतलब इनके अलावा वाली चीजों को आप बोलेंगे। टेलोडिनियम ये तो है, एंटीमनी ये भी है, ये मेटलॉइड्स हैं भाई। जर्मेनियम, आर्सेनिक, इसमें भी दोनों पेयर जो दिया हुआ है वो मेटलॉइड है। गैलियम एंड बिस्मथ, गैलियम का सिंबल होता है Ga और बिस्मथ होता है Bi, ये मेटल्स होते हैं, ये दोनों मेटल्स है, 13th ग्रुप एलिमेंट है भाई। तो दीज आर मेटल, इसीलिए मेटलॉइड नहीं हुए, तो करेक्ट आंसर ये है। अच्छा, फिर देखिए बोरॉन और सिलिकॉन, यही बासी था, तो ये तो मेटलॉइड्स हैं। तो जो मेटलॉइड्स हैं वो तो आपको लेना नहीं था, नॉट मेटलॉइड्स लेने थे। तो मेटलॉइड के ही ट्रिक से या मेटलॉइड के ही कोड से आपको पता चल जाएगा कौन इस ऑप्शन में मेटलॉइड्स नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जर्मेनियम इज, देखिए सेम सवाल आ गया, अभी पढ़ा था मैंने बासी गीत, उसमें गीत जो है वो जर्मेनियम है, 14 ग्रुप एलिमेंट है। तो ये तो आपका मेटलॉइड है भाई, जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड, G इज अ सिंबल, 14 ग्रुप एलिमेंट है, सिलिकॉन के ठीक नीचे होता है 14 ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के दोनों मेटलॉइड्स हैं, तो जर्मेनियम इज अ मेटलॉइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following is most reactive metal? अभी हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, उस रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर देखेंगे तो हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, इनमें एल्युमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए रिएक्टिविटी का कोड होता है, इसको हम कहते हैं केदार, इसको कहते हैं नाथ, केदारनाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को हम लोग कोड पे पढ़ रहे हैं, केदारनाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। ये है आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन के बाद कॉपर होते हैं, मरकरी होता है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है। दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, जिनकी रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल से भी इनकी रिएक्टिविटी कम है। अच्छा, मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी और केटायन बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा पोटेशियम की है, इसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। ये अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, दिस प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल या आप कहिए द टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन, ये केटायन बनाने की टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लेने की, लेकिन हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर भी है, यानी हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके भी स्टेबल हो सकता है। तो H+ इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज पॉजिटिव स्पेसीज होने की वजह से इसको हम लोग मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में कंसीडर करेंगे और H+ को स्टेबल माना जाएगा। चलिए, ये था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अब इसमें आप देखें तो ऑप्शन के हिसाब से कॉपर है जो नीचे है तो कम रिएक्टिव हुआ, आयरन यानी कॉपर से तो खैर ये ऊपर है तो आयरन ज्यादा हो गया, इन दोनों में आयरन ज्यादा है कॉपर से। एल्युमिनियम, चलिए आयरन से भी ज्यादा मिल गया मुझे एल्युमिनियम, और जिंक तो है नीचे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव नंबर 1 पे आएगा ये, नंबर 2 पर आएगा ये, नंबर 3 पे आएगा ये। इन चारों ऑप्शन में अगर हम ऑर्डर लिखें
तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो खैर जवाब तो आपके पास था। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है तो आप इजीली कह सकते हैं मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। देखिए अभी हमने बताया आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज, उसी पर ये चारों ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया हुआ है और ये मेटल मेटल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। चलिए मैं दोबारा से आपको पढ़ा देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। उसमें है केदार, नाथ, का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है। इसके नीचे है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, चलो गोल्ड और प्लेटिनम भी होता है। इसी के बाद है गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब देखते हैं हम लोग रिएक्टिविटी। तो मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा। तो पहले रिएक्शन में जिंक, जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कॉपर को कर देगा। जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शन तो होगा, परफॉर्म करेगा। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये रिएक्शन जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है दिस इज अ करेक्ट। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इस कॉपर को, जिंक ऊपर है, जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। जिंक इलेक्ट्रॉन देगा इस कॉपर को और कॉपर इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल बन के अलग हो जाएगा। जिंक पे आएगा प्लस चार्ज, इस सल्फेट के साथ कंबाइन होकर रहेगा। अगला है सिल्वर, क्या इस कॉपर को, ये तो कर देगा डिस्प्लेस, क्या सिल्वर इस कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं। वैसे भी देखो सिल्वर क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं, सिल्वर नीचे है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। यही रिएक्शन नॉट करेक्ट है। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से भी आप देखें, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहां आयरन देखूं, क्या कॉपर को कर देगा? हाँ, आयरन ऊपर है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर लेगा, कॉपर न्यूट्रल बनेगा, इस ये देकर बनेगा केटायन और ये केटायन इस सल्फेट एनायन के साथ कंबाइन करेगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। Mg क्या हाइड्रोजन को करेगा? मैग्नीशियम क्या हाइड्रोजन को करेगा? मैग्नीशियम ऊपर है, हाइड्रोजन यहां है, सही बात है। मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और मैग्नीशियम पे आएगा प्लस चार्ज, क्लोरीन पे है माइनस, इनमें होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन गैस बनकर रिलीज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये सब रिएक्शन होंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाते हैं। ये सब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा सवाल है और समझने वाला है। इस सवाल में थोड़ा सा करेक्शन में कर दे रहा हूं। यहां पर सवाल ये है, A प्लस बी पर है पॉजिटिव चार्ज और ये है एरो, और उसके बाद ये रिएक्शन दिया हुआ है, A पॉजिटिव बन गया है, B न्यूट्रल, यानी ये प्लस चार्ज जो देख रहे हैं वो इस B पर है और यहां एरो है। ये है रिएक्शन, A प्लस बना और उसके बाद है B। अगला रिएक्शन था C प्लस D के साथ रिएक्ट करेगा, नो रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन नहीं होगा। यहां ये B प्लस D पॉजिटिव, ये बनेगा B प्लस और D, और लास्ट में है B प्लस C प्लस विल गिव B प्लस प्लस C। एक्चुअली रिएक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ये B प्लस है, ये C है, मतलब मैंने यहां लिख दिया है। चलिए मान लीजिए ये रिएक्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है रिडॉक्स एक्टिविटी के हिसाब से आपको बताना है
ABCD इन ऑर्डर ऑफ देयर रिडॉक्स एक्टिविटी, यानी कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो एक एक करके बात को समझने की कोशिश करें। अगर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा बी को, बी इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूट्रल बना होगा, ए ने दिया है तो ए पे है प्लस चार्ज। तो ए और बी में ए जरूर ऊपर है, बी जरूर नीचे है, तभी ए इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है बी को। अभी हमने बताया था मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज उसी बेस पर, जो ऊपर वाला है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देकर केटायन बना लेता है। तो ए बी को इलेक्ट्रॉन देगा, बी न्यूट्रल बनेगा, ए पे आएगा प्लस चार्ज। चलो पहले वो देखते हैं जो रिएक्शंस हुए हैं, नहीं वाले रिएक्शन को बाद में देखेंगे। अब बी और डी में भी रिएक्शन हुआ है, बी ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, डी ने लिया है, तो जो ले रहा है वो नीचे है और जो दे रहा है वो ऊपर है। तो बी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया डी को, डी तो है चलिए नीचे। अब आइए बी और सी में, बी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया सी को, यानी सी भी है नीचे। अब पता नहीं मुझे सी और डी में कौन ऊपर है कौन नीचे है। बी ने इलेक्ट्रॉन डी को दिया, बी ने इलेक्ट्रॉन सी को दिया, इसलिए रिएक्शन परफॉर्म हुआ, और बी ने लिया है इलेक्ट्रॉन ए से, इसलिए ए ऊपर है। अब आते हैं इस रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन शुरुआत होती है न्यूट्रल से। अगर ये रिएक्शन होता तो डी इलेक्ट्रॉन देता, अगर होता तो, और इलेक्ट्रॉन देकर डी बन जाता डी प्लस और सी न्यूट्रल। अगर ऐसा होता तो हम मानते डी ऊपर है सी नीचे, मगर ये रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ कि डी इलेक्ट्रॉन सी को नहीं दे पाया। डी अगर इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है सी को, तो इसका मतलब डी इलेक्ट्रॉन उस वक्त सी को नहीं दे पाएगा जब सी ऊपर होगा। सी ऊपर होगा, नीचे वाला ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, लेकिन ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन नीचे को दे रहा होता है। तो दिस इज द रिडॉक्स एक्टिविटी, यानी ए सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आएगा बी, फिर सी, फिर डी, यानी मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को ही अरेंज करना है। जिस ऑप्शन में देखिए पहला ही ऑप्शन मुझे लग रहा है ए बी सी डी, तो यहां पे कुछ एरो की मिसप्रिंट है, तो उसको सही कर लीजिएगा। जो रिएक्शन मैंने यहां पे दिया है इसी रिएक्शन को हम कंसीडर करेंगे और जवाब देंगे। तो ये था हमारा रिडॉक्स रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पर रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। Which of the metal would be displaced from solution of its salt by other three metals? अच्छा, कह रहा कौन डिस्प्लेस्ड होगा। भाई डिस्प्लेस्ड वो होता है जो लेस रिएक्टिव होता है, डिस्प्लेस्ड वो होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो वापस से वही रिएक्टिविटी सीरीज वाली बात, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर, जिंक। सिल्वर ही काफी लेस रिएक्टिव मेटल है, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, तो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा बाकी ये तीनों। यानी अगर कॉपर सिल्वर के साल्ट के साथ आए तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। मैग्नीशियम अगर सिल्वर के साल्ट के साथ आए तो मैग्नीशियम सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। जिंक अगर आया तो जिंक। जरा देख लेते हैं, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर हम मैग्नीशियम को ले और सिल्वर को उसके साल्ट के साथ या सॉल्यूशन के साथ ले, तो इस रिएक्शन में क्या होगा, सिल्वर डिस्प्लेस हो जाएगा, मैग्नीशियम ऊपर है, इलेक्ट्रॉन देगा और ये बना लेगा MgCl2 और सिल्वर न्यूट्रल बन के अलग। मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करूंगा तो यहाँ 2 लगा दूंगा। चलो MgCl2 2 पीस सिल्वर है। अच्छा, जिंक अगर आता, जिंक भी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और सिल्वर नीचे है, तो ये बना लेगा ZnCl2 प्लस सिल्वर। सेम कॉपर, कॉपर भी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसीलिए सिल्वर को ये तीनों डिस्प्लेस कर देंगे सिल्वर के साल्ट या सॉल्यूशन से, और यही कहलाता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो लेस रिएक्टिव देखना है, लेस रिएक्टिव ही डिस्प्लेस्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। द करेक्ट पेयर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड इज। अच्छा सवाल है, देखिए क्या दिया हुआ है। यहां पर आपको कंपेयर कराया है सारे ऑप्शन में, एक तो लिथियम क्लोराइड और NaCl के बीच,
और अगला आपको देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। हालांकि एनसीईआरटी बुक अगर आप देखेंगे तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, तो उस वैल्यू से अगर आपको याद है जहन में तो आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। जैसे वहां केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, अगर मैं टेम्परेचर को डिस्कस करूं डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी मेल्टिंग पॉइंट 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास आती है। 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगी, जबकि NaCl की 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का आप देखेंगे तो 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास और कैल्शियम का 750। तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में वैल्यू तकरीबन याद है तो आप इसी बेस पर जवाब दे सकते थे। जरा देखते हैं जवाब क्या आया। इन दोनों में NaCl का बड़ा है, NaCl इज ग्रेटर देन लिथियम, सही बात है। इस ऑप्शन में ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन तो गलत हो गया इसी पेयर को देखकर, अगर वैल्यू याद है तो। सोडियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन लिथियम क्लोराइड, सही बात है। अच्छा, फिर अगला है मैग्नीशियम और कैल्शियम में कंपेयर, कैल्शियम ग्रेटर हो गया, यहां मैग्नीशियम दिया है, ये ऑप्शन गलत है, तो ये सही जवाब हो गया। तो ये तो एनसीईआरटी के वैल्यू के हिसाब से हमने बात कर ली। अब सुनो, होता क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। और आपको पता है बॉन्ड का ऑर्डर ये है, आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद आता है कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जितना स्ट्रांग आयनिक बॉन्ड होगा उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जितना वीक आयनिक होगा या कोवैलेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना मतलब आयनिक के कंपेयर में मेल्टिंग पॉइंट आयनिक की ज्यादा मानी जाएगी कोवैलेंट से। यानी अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कोवैलेंट में। हाँ, आयनिक को अगर आपस में कंपेयर करना, अगर दोनों आयनिक है तो फिर हम लैटिस एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब चलिए पहले तो हम लोग इनको कंपेयर कर लें, ये तो डाटा पे किया था, अब बता रहा हूं मैं। लिथियम क्लोराइड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, ये कोवैलेंट कंपाउंड है, जबकि NaCl जो है वो आपका आयनिक है, आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर कम होता है। और आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर फजांस रूल से भी डिटरमाइन किया जाता है। तो ये आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर है ना, यानी इसके अंदर जो कोवैलेंट कैरेक्टर है, यानी जितना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उतना कम आयनिक होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर को जिस रूल से हम लोग करते हैं उसका नाम है फजांस रूल। ये 11th क्लास की चीज है, बस बता दे रहा हूं मैं। फजांस रूल को तुम समझना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, और अगर कभी चार्ज सेम हो गया ना तो तुम लोगों को याद रखना है AC, AC याद रखना है। ए कहेंगे एनायनिक साइज को, निगेटिव चार्ज का साइज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। और C याद रखना केटाइनिक साइज, यानी केटाइनिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फजांस रूल बता रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा कोवैलेंट होगा उतना कम मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट आयनिक के डायरेक्टली है, आयनिक के, इसके इनवर्सली है। तो चलो यही रूल हम लगाते हैं। इनमें चार्ज सेम है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1। और जरा हम देखना चाहते हैं, चार्ज तो सेम हो गया है। अच्छा, क्लोरीन पे नेगेटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव है, एनायन भी सेम है, तो केटायन पे डिपेंड करेगा। तो इन दोनों केटायन में छोटा केटायन कौन है? ये छोटा है, लिथियम छोटा है पीरियोडिक टेबल में सोडियम से।
तो लिथियम का साइज कम होगा, डिनोमिनेटर अगर कम है तो पूरा फ्रैक्शन ज्यादा होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, केटायन के इनवर्सली है। तो केटायन अगर छोटा है तो कोवैलेंट ज्यादा होगा, कोवैलेंट ज्यादा है तो आयनिक कम होगा, आयनिक कम होगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होगी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी। सेम लॉजिक यहां पर लगाते हैं, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज हर क्लोरीन पर एक एक माइनस, मैग्नीशियम पे +2 हर एक क्लोरीन पे -1 इसका मतलब इन दोनों में भी चार्ज सेम हो गया, दोनों मॉलिक्यूल में कंपेयर हो रहा है। अच्छा, जब चार्ज सेम है तो ए और सी पर देखेंगे, एनायन का साइज सेम क्लोरीन ही है, एनायन सेम है, तो अब केटायन देखो, जितना छोटा केटायन, डिनोमिनेटर छोटा है, केटायन छोटा है, पूरा फ्रैक्शन ही कोवैलेंट कैरेक्टर है, तो केटायन छोटा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कम है, आयनिक कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम है। उस तरह से अगर केटायन का साइज बड़ा है तो वैल्यू छोटी होगी, कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा तो आयनिक ज्यादा होगा, आयनिक ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ये इस ऑर्डर से आप देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपके पास अगर उस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डाटा मौजूद है डिग्री सेल्सियस या केल्विन किसी में भी, इसी में 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, तो इस बेस पर आप बता सकते थे इस सवाल को। अच्छा सवाल है, मगर इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना है, अगर पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो, वरना आपको अगर टेबल याद है तब तो क्वेश्चन इजीली आप कर लेंगे उस टेबल के डाटा के बेस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड शोइंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट इज, अब यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं। लिथियम क्लोराइड है, इसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है, उसके बाद हमको दिख रहा है एक ऑप्शन MgCl2 भी, फिर हमको दिख रहा है NaCl भी और कैल्शियम ऑक्साइड भी। अच्छा, ये तीनों तो हेलाइड है, अगर कायदे से देखा जाए ये तीनों तो हेलाइड है, दीज आर हेलाइड, और ये तो ऑक्साइड है भाई, दिस इज ऑक्साइड। अब फिर से वही, ये चारों की मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल में, सॉरी आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है। जैसे लिथियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट अभी मैंने बताया था डिग्री सेल्सियस में अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप मानेंगे, और मैग्नीशियम क्लोराइड का 700 डिग्री सेल्सियस। अगर इसी में कैल्शियम क्लोराइड भी ऑप्शन में होता, वैसे है नहीं, कैल्शियम क्लोराइड भी होता तो हम मानते 750, लेकिन चलो अभी है नहीं इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ये वैल्यू 800 डिग्री सेल्सियस लिया गया था, 800 डिग्री सेल्सियस, और इसकी वैल्यू 2500 या 2500 डिग्री सेल्सियस होती है, यानी बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट। कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अगर आपको वो टेबल से देखा जाए तो आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है तो मैं बता दूं, इसको हम लोग लैटिस एनर्जी से देखते हैं, एंड मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट देखने का अलग अलग पैरामीटर है, इसलिए जहां जो चीज आ रहा है, एक तो खैर आपके क्वेश्चन में तो डाटा पे ही पूछा है, इसीलिए वही सारे ऑप्शन दिए हैं जो वहां टेबल बनाकर दिया हुआ है, लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप समझिए, ऑक्साइड के केस में हम यहां लैटिस एनर्जी से मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं, और लैटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, यानी जहां चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो यहां पे +2 -2 प्रोडक्ट वैल्यू 4 आ गई, यहां पर प्रोडक्ट वैल्यू 1 है, यहां पर प्रोडक्ट वैल्यू 2 है, यहां पर 1 है। तो खैर इनमें तो आपको लैटिस एनर्जी तो ही देखना है, यहां तो आप सीधे फजांस रूल लगाइए और कोवैलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर लीजिए, इससे कर लीजिए, या फिर डाटा अभी दिया था हेलाइट के अंदर पीछे, तो यहां जो सवाल था उसके अकॉर्डिंग कैल्शियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव टू द मॉइस्चर। देखिए सोडियम को पहले सवाल में बताया था मैंने, केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करते हैं क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है, और रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखा आपने, सोडियम और पोटेशियम ये दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं वाटर की तरफ। क्यों होते हैं? सोडियम फॉर्म कोवैलेंट नहीं भाई, सोडियम आयनिक कंपाउंड बनाता है,
सोडियम गेन इलेक्ट्रॉन, भाई मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन करेगा यानी इलेक्ट्रॉन को लूज कराएगा। सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल ऑक्टेट दैट इज नियॉन गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है, बचपन से पढ़ते आए हैं। सोडियम इसका ऑर्बिट के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ये अगर अपना यही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, रिलीज कर दे, माइनस ये इलेक्ट्रॉन दिखला रहे हैं नेगेटिव चार्ज स्पेसीज, तो इसके ऊपर आएगा Na+ सोडियम केटायन और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। ये कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बताता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो कंप्लीट हो गया है ऑक्टेट, और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो सब स्टेबल माने जाते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन गिनिए 10 हो गया नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा हो गया, नियॉन इनॉट गैस होती है इसका स्टेबल। तो मेरे ख्याल से सही जवाब ऑप्शन सी है। आखिरी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सोडियम इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। नहीं भाई ये गलत है, आपको वाटर के अंदर तो रखना ही नहीं है वरना आग लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which statement is true for the above reaction in the following? जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराया गया है और जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना है। इसको ऑक्सीडेशन भी कहेंगे, कंबशन भी कहेंगे और रोस्टिंग भी कहते हैं। आगे सुनिए, जिंक कार्बोनेट को हीट किया गया है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया गया, याद कीजिए। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट कीजिए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट को, इसको डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, डायरेक्ट हीट कर दीजिए तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। याद करने का आसान तरीका, कार्बोनेट भी सी से होता है, कैल्सिनेशन भी सी से होता है। अच्छा, सल्फाइड के अंदर ऑक्सीजन नहीं थे, इसको ऑक्साइड ओर में बदलने के लिए ऑक्सीजन की हेल्प ली। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर आप गर्म कर रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। अब देखते हैं, पहला फर्स्ट इज कैल्सिनेशन, पहला स्टेप कैल्सिनेशन है। नहीं, सल्फाइड में कभी कैल्सिनेशन नहीं होगा, रोस्टिंग होगा। पहला रोस्टिंग है, हाँ सही है, पहला स्टेप रोस्टिंग है। सेकेंड स्टेप कैल्सिनेशन है, कैल्सिनेशन है। ट्रू स्टेटमेंट यही हो गया। बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ कैल्सिनेशन, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ रोस्टिंग, ये दोनों गलत है। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होगी, ऑक्सीजन इसमें हम देंगे तभी ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। यहां ऑलरेडी कार्बोनेट में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन था, तो इसको डायरेक्ट हीट कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में करा रहे हैं तो कैल्सिनेशन, और अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करा रहे हैं तो रोस्टिंग। दोनों में स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोसेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। Which one is the ore of zinc? अच्छा, आपको ओर बताना है। ओर बेसिकली हम लोग कहते हैं उस मिनरल को जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है, और मिनरल कहते हैं हर वो चीज जो अर्थ के अंदर है उसको हम मिनरल कहते हैं। एवरीथिंग इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल, और जिस मिनरल के अंदर मेटल मौजूद होगा उसको ओर कहेंगे। तो आपको जिंक मेटल वाले ओर लेने हैं। अब ये है मैग्नेटाइट। चलिए देखिए मैग्नेटाइट क्या होता है। मैग्नेटाइट बेसिकली होता है, चलो मैं यहां लिख देता हूं, मैग्नेटाइट आयरन की ओर है। फेरस ऑक्साइड में फेरिक ऑक्साइड मिक्स करके ये बनाता है Fe3O4। इस ओर को हम लोग कहेंगे फेरस फेरिक ऑक्साइड। आयरन का ओर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ये है, और ये बेसिकली अकेला एक सब्सटेंस नहीं है, दो कंपाउंड का मिक्सचर है, फेरस या आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड। चलिए अगला सुनिए, कैलामाइन। कैलामाइन, हाँ यही है जिंक के ओर, क्योंकि इसमें जिंक ऑक्साइड को मिक्स कर दिया गया है फेरिक ऑक्साइड के साथ। ये इसके साथ मिक्स हो गया है, यानी फेरिक अगर फेरस के साथ हो तो मैग्नेटाइट, और यही फेरिक अगर जिंक ऑक्साइड के साथ हो तो कैलामाइन। इसको आप लिख सकते हैं,
ये जिंक का ऑक्साइड है और मिक्सचर के तौर पे आयरन 3 ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड हो। तो क्वेश्चन में जिंक बोला था, जिंक का और तो कैलामाइन हो गया। चलिए और भी देख लेते हैं, जैसे बॉक्साइड दिया हुआ है। बॉक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम की ओर होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड में, और ये हाइड्रेटेड होते हैं, एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, कई जगह पे 2 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्स अमाउंट ऑफ वाटर, मुझे वाटर का अमाउंट अभी अननोन है या चेंज होता रहता है, इसलिए मैं एक्स लिखता हूं। और आखिरी ऑप्शन दिया है हेमेटोपाइराइट। यार ये पहली बार टर्म सुन रहा हूं मैं, हेमेटो वर्ड आयरन के लिए वैसे आता है, मगर मैं सिर्फ पाइराइट लिखूंगा। पाइराइट जो है वो आयरन सल्फाइड है, FeS2 को कहते हैं पाइराइट, FeS2 को। अब ये वर्ड क्यों लिखा है हेमेटो, ये नहीं पता मुझे। ये हीम वर्ड आयरन के लिए आया है, हीम या हीमेटो वर्ड आयरन के लिए आता है, तो हो सकता है इसमें फेरिक ऑक्साइड वगैरह ऐड कर दिया गया हो, अल्लाह आलम, मुझे नहीं मालूम। फेरिक ऑक्साइड शायद मिक्स कर दिया गया हो। वैसे पाइराइट इज द करेक्ट वर्ड, और वो आयरन सल्फाइड को पाइराइट कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो हमारा कैलामाइन हो गया। मैं सिर्फ चारों ऑप्शन को डील करना चाह रहा हूं। तो देखिए, फेरिक में फेरस ऐड करेंगे तो बनेगा मैग्नेटाइट, और अगर यही फेरिक में जिंक कर देंगे तो कैलामाइन, और बॉक्साइड के अंदर तो एल्युमिनियम के ही ओर है। तो एल्युमिनियम का पूछेगा तो बॉक्साइड, जिंक का पूछेगा तो कैलामाइन, आयरन का पूछेगा तो मैग्नेटाइट एंड पाइराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following is not true about electro-refining? कौन सही नहीं है? पहले समझो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में होता क्या है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में हम लोग एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसे एनोड कहते हैं, और दूसरी ओर कैथोड होता है। इन दोनों को एक्सटर्नल बैटरी से ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से एनोड को, निगेटिव टर्मिनल से कैथोड को। अच्छा, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, यानी आयन में कन्वर्ट होते हैं जो, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए है। रिफाइनिंग में होता क्या है, एनोड के तरफ हम लोग इम्प्योर मेटल लेते हैं, जिनको प्योर करना है, रिफाइनिंग जिनको प्योर करना है उसको एनोड की तरफ लेंगे। प्योर आप करने वाले हैं इम्प्योर मेटल को, जिसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है, उसको इस स्ट्रिप पे लेंगे, एनोड को भर देंगे इम्प्योर मेटल से। जबकि कैथोड पे इसी का थिन स्ट्रिप लेंगे ऑफ प्योर मेटल, और यही मेटल यहां आयनिक फॉर्म में होने चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयनिक फॉर्म में होने चाहिए। तो ये पूरा सेटअप है, समझिए सेटअप क्या है। सेटअप ये है कि यहां से प्लस चार्ज आवेगा, और इसको जो इम्प्योर मेटल होते हैं ये डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे, और डिसॉल्व होगा आयन में, साथ में इम्प्योरिटीज जो इसके अंदर थी वो यहां जमा होगी। फिर दूसरा भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्योर मेटल, प्योर मेटल, ये सब आयन जो आ रहे हैं ये प्योर मेटल है, यानी जो इम्प्योर मेटल था वो प्योर मेटल, और साथ में जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज थी वो यहां जमा होने लगती है। इम्प्योरिटीज एनोड के साइड में जमा होने लगते हैं, और इस सॉल्यूशन के अंदर ये डिसॉल्व होकर प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है। फिर ये प्योर मेटल, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां डिपॉजिट हो जाता है मेटल के फॉर्म में, मेटल के फॉर्म में। ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस है, यानी
एनोड की तरफ रिएक्शन ये होगा कि कोई मेटल है वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके बाय रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, अगर मैं एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज कराता हूं, वैसे तो मुझे पता नहीं कितने चार्ज है, यहां अगर n नंबर ऑफ चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये प्रोसेस एनोड पे होता है, इसको कहते हैं इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। और ये प्लस में गया है ना, ये प्योर में कन्वर्ट हो गया है, प्योर में कन्वर्ट हो गया, मगर ये आयनी फॉर्म में है, तो इस आयन को कैथोड वाला रड इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल मेटल में कन्वर्ट कर देता है और दिस इज कॉल्ड प्योर मेटल, प्योर मेटल। ये वाला एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोडिक रिएक्शन हो रहा है। ये वाला रिएक्शन कैथोड पर हो रहा है, कैथोडिक रिएक्शन है, रिडक्शन है। पूरे को कीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू प्योर मेटल, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन पढ़ते हैं और पहले हम पढ़ लेते हैं कि आपको क्या लिखना है। अच्छा, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है। चलिए, अ प्योर मेटल इज डिपोजिटेड एट कैथोड, सही बात है, कैथोड पर ये प्योर मेटल डिपोजिट होते हैं, प्योर मेटल डिपोजिट होते हैं इस रिएक्शन के एंड में। शुरू में थीन लिया गया था स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, तो डिपोजिट, ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई। अगला, अ प्योर मेटल फ्रॉम कैथोड, प्योर मेटल फ्रॉम डिसॉल्व एन इलेक्ट्रोलाइट, नहीं भाई, यहां से डिसॉल्व नहीं होता, इम्प्योर वाले पार्ट से डिसॉल्व होता है। तो क्वेश्चन में कैथोड जो दिया है गलत दिया, अगर ये एनोड देता तो सही होता कि प्योर मेटल फ्रॉम, अच्छा प्योर नहीं इम्प्योर, अगर पूरा स्टेटमेंट बात करेंगे तो इम्प्योर मेटल फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोड, ये सही है, जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके लिए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है उसको प्योर करने के लिए, तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस से प्योर करते हैं। इम्प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ एनोड, इम्प्योर मेटल एनोड, ट्रू है। तो देखिए एक ही स्टेटमेंट फॉल्स था, वो है बी स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid because nitric acid is strong oxidizing, बिल्कुल सही बात है। Reducing नहीं, nitric acid एक strong oxidizing agent है, बिल्कुल सही बात है। तो यही स्टेटमेंट हो गया। अमूमन तौर पे होता क्या है कि अगर हम लोग इन जनरल बात करते हैं, ये है मान लीजिए सोडियम मेटल, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, मैं नाइट्रिक एसिड नहीं ले रहा हूं, HCl ले रहा हूं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि मेटल हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाले स्टाइल में रिएक्शन होगा, मेटल इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा जो यहां पे H+ के फॉर्म में था, और ये NaCl आ जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म जानना चाह रहे हैं, वही चीज है। यहां पे डाइल्यूट एसिड का मतलब है आर्हीनियस के हिसाब से एसिड उसको कहते हैं जिसको वाटर में या एक्वस मीडियम में डिसॉल्व कीजिएगा तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। तो यहाँ वाटर के अंदर जब HCl रहता है तो वो H+ और Cl- के फॉर्म में रहता है। अगर आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो उसमें सोडियम ऊपर था और ये H नीचे था, यहाँ पर H+ के फॉर्म में है और Cl- है। तो यहाँ जो रिएक्टिव है ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देगा और इलेक्ट्रॉन को ये लेकर न्यूट्रल बन जाएगा। जब ये न्यूट्रल बनेगा तो अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब ये H+ बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम इट बिकम्स न्यूट्रल, अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और साथ में ये इलेक्ट्रॉन देकर बन जाएगा केटायन। अब एक नया अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा NaCl के बीच में। इसीलिए कहते हैं मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को। तो जनरली एसिड के साथ जब भी मेटल का रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस निकलती है, मगर ध्यान दो अगर सेम रिएक्शन हम रिपीट करें नाइट्रिक एसिड के साथ तो वापस होना ये चाहिए कि ये एसिड है तो हाइड्रोजन प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होगा, सही बात है।
और ये सोडियम उसी तरीके से H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा, ये प्लस आवेगा और ये माइनस है, इनमें होगा अट्रैक्शन, दैट इज NaNO3, और साथ में रिलीज होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस, साथ में रिलीज होनी चाहिए हाइड्रोजन गैस। मगर नाइट्रिक एसिड के अंदर एक प्रॉपर्टी और पाई जाती है, वो ये है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, रिलीजेस ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन को रिलीज कर दे। तो ये नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, न्यूबॉर्न बेबी की तरह होता है, ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये यहां पर ऑक्सीजन था ही नहीं, इसके मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन गैस के साथ वाटर बना देता है। तो ये रिलीज वाली टेंडेंसी होगी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होकर यहां वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो मेटल सारे एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। जो नाइट्रिक एसिड है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो हमेशा ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, और वो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके बना देता है वाटर। तो करेक्ट आंसर हो गया ये। इसी में मैं एक चीज और पढ़ाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। अगर सोडियम के बजाय मेटल मैग्नीशियम या मैग्नीज हो जाते, अगर ये मेटल होते और रिएक्शन आप करा रहे होते डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ही, चलिए मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, तो उस सूरत में ये इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस रिलीज करावेगा। तो या तो ये साल्ट बनेगा मैग्नीशियम का नाइट्रेट के साथ MgNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, नाइट्रेट पे 1 माइनस होता है, तो इसको 2 होना होगा, ये तो बैलेंस करने के लिए। चलिए हाइड्रोजन गैस, अब देखो इसके अंदर तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की टेंडेंसी है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होगा। अगर ये ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और इन दोनों मेटल के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, तो इन दोनों का मेटल का जो सरफेस है ना, ट्रैप कर लेता है ऑक्सीजन गैस को। ट्रैप ऑक्सीजन ऑन इट्स सरफेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 2 मेटल ऐसे हैं आपके पास, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, जो नाइट्रिक एसिड ने ऑक्सीजन रिलीज किया था। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, ये इनके सरफेस पर ही ट्रैप हो जाता है, यानी ये अपने आप को, ऑक्सीजन को इस सरफेस पे ट्रैप करके रखते हैं। तो उस सूरत में कहते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर इन दोनों मेटल में से किसी एक मेटल के साथ रिएक्ट करे तो वाटर रिलीज नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। मगर क्या उस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेगा? करेगा। इसने ऑक्सीजन रिलीज कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब वो ऑक्सीजन चाहे हाइड्रोजन के पास जाए या मेटल के सरफेस पे जाए, इसका जो काम था उसने कर दिया। तो नाइट्रिक एसिड ऑलवेज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम और मैग्नीज के अलावा कोई मेटल है तो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा बल्कि वाटर बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों आ गए तो ये चूंकि ऑक्सीजन को हाइड्रोजन तक पहुंचने नहीं देते हैं, इसलिए हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है। चलिए, तो ये सवाल था, मगर जवाब तो बड़ा आसान था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है, वाटर बनता है। वही सवाल है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल, और ये मेटल मैग्नीज और मैग्नीशियम के अलावा वाले हैं। तो बहुत सारे मेटल हैं, उसमें 2 को आप छोड़ दीजिए, एक्सेप्शन मानिए। तो इन जनरल मेटल बोलेंगे तो हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। नाइट्रिक एसिड के साथ करता है तो हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं हुआ? इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, जैसे दूसरा कोई एसिड है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, पहले पार्ट में शायद 15 ही सवाल थे। नेक्स्ट पार्ट में जब मिलेंगे तो फिर रिमेनिंग 15 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।